चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। तो देखो लास्ट क्लास में हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी की थी, है ना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमने स्टार्ट की थी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमने जो था पहले सेल मीडिएटेड एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम किया था। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम में सिर्फ एंटीबॉडीज बनती हैं और बी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दैट इम्यूनिटी, और उसको हमने एक और नाम दिया था, दैट इज कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यूनिटी, है ना, क्योंकि इट इज क्या कहते हैं, प्रेजेंट इन द बॉडी फ्लूइड्स ओनली। और दूसरी थी हमारे पास सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, दैट इज बाय टी सेल्स। तो 4 तरह के सेल्स बनाते थे, तो उसको हम नाम देते थे किसका, दैट इज द अच्छा, एक इसमें थोड़ी सी चीजें अभी ऐड करूंगी ना मैं, इसमें स्लाइड्स में अभी ऐड करने वाली है। जैसे उसमें ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम अभी ऐड करने वाला है, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम का भी थोड़ा सा ऐड किया है, थोड़ा सा ऐड करने वाला है। तो वो ऐड करके फिर तुम्हें इसका पीडीएफ भेजूंगी, अभी नहीं भेजूंगी मैं। तो अभी तुम सिर्फ समझ लो इस चीज को। तो देखो लास्ट क्लास में हमने थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की थी, दैट इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर हमने 2 की थी, CMIS एंड AMIS, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम एंड सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम में इम्यूनिटी आती थी सिर्फ टी सेल्स की वजह से, और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम में इम्यूनिटी आती थी सिर्फ एंटीबॉडीज की वजह से, ठीक है। और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम में बी सेल्स रिस्पॉन्सिबल थे, और जो सेल मीडिएटेड है उसमें हमारे टी सेल्स रिस्पॉन्सिबल थे। तो आज बच्चे हम करेंगे 2 टाइप्स और इम्यूनिटी की, दैट इज द पहली हमारे पास आती है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी हमारे पास आती है पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। एक हमारे पास है एक्टिव और एक हमारे पास है पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जिसमें हमारी बॉडी के सेल्स खुद एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं इन प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी टू द बॉडी, ठीक है। और पैसिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जहां से हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अपने सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन हम कहीं से रेडीमेड इम्यूनिटी डेवलप करवा लेते हैं। मतलब बनी बनाई इम्यूनिटी ले लेते हैं, हमारी बॉडी के अपने सेल्स जो हैं वो कोई रोल प्ले नहीं करते, उसको कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी जैसे मैंने बताया, इसमें क्या होएगा कि हमारी बॉडी के जो अपने सेल्स हैं, बॉडीज ओन सेल्स आर इन्वॉल्व, इसके अंदर हमारी बॉडी के अपने सेल्स जो हैं वो बीच में क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे, उसको हम नाम देते हैं किसका, एक्टिव इम्यूनिटी का। अब एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो आगे हमारे पास 2 तरह की है, एक हमारे पास है नेचुरल एक्टिव और दूसरी हमारे पास है आर्टिफिशियल एक्टिव। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी इम्यूनिटी होती है, जब हम सच में किसी डिजीज कॉजिंग पैथोजन को एनकाउंटर करते हैं, जब हमारी बॉडी के ऊपर सच में किसी डिजीज कॉजिंग पैथोजन का अटैक होता है, तो उसको हम नाम देते हैं किसका, नेचुरल इम्यूनिटी का, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। जैसे सपोज करो किसी ने बाहर से बासा खाना खा लिया, जहाँ अनकवर्ड फूड, जहाँ गंदा खाना जो भी है, उसकी बॉडी के अंदर साल्मोनेला टाइफी चला गया, तो उसको फीवर आना शुरू हो गया। फीवर जब आना शुरू हो गया तो उसके 1-2 दिन तो वो सेल्फ मेडिकेशन करेगा, लेकिन जब फिर भी फीवर नहीं जाएगा तो वो डॉक्टर के पास जाके टेस्ट करवाएगा, है ना, डॉक्टर उसको टेस्ट रिकमेंड करेगा। तो टेस्ट में पता चला कि इसको जो है टाइफाइड हो गया है, क्योंकि साल्मोनेला टाइफी की जो है एंट्री है बॉडी के अंदर, ठीक है, तो इसको टाइफाइड हो गया। अब वो उसके लिए कुछ एंटीबायोटिक्स खाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा, और उसकी बॉडी भी कुछ सेल्स बनाएगी या फिर कुछ एंटीबॉडीज बनाएगी अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पैथोजन। तो वो एंटीबॉडीज अब तुम्हें पता है क्या करेंगी, थोड़ी सी तो उस एंटीजन को बाहर निकालने में हेल्प करेंगी, बाकी सारी ब्लड के अंदर पड़ी रहेंगी फॉर द नेक्स्ट एनकाउंटर, अगर नेक्स्ट टाइम सेम एंटीजन एनकाउंटर होता है। तो इम्यूनिटी आ गई,
कब आई? जब उसकी बॉडी के सेल्स खुद इन्वॉल्व हुए तो एक्टिव हो गई। कब आई? जब उसके ऊपर नेचुरली अटैक हुआ, मतलब सच में उसके ऊपर अटैक हुआ, तब उसके अंदर इम्यूनिटी आई। तो उस इम्यूनिटी को हम किसका नाम दे रहे हैं? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। तो इसमें हम एग्जांपल क्या लिखेंगे? an encounter with a disease causing pathogen। जब किसी डिजीज कॉजिंग पैथोजन के साथ कोई एनकाउंटर होता है तो उसको हम नाम देते हैं किसका? उसके बाद जो इम्यूनिटी आएगी दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। देन हम बात करते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में अब देखो क्या होएगा, हमें हमारी बॉडी के ऊपर किसी ने अटैक नहीं किया, लेकिन जैसे सपोज करो आसपास टाइफाइड बड़ा फैला हुआ है, ठीक है, और हमने क्या किया, जाके टाइफाइड की वैक्सीन लगवा ली। अब वैक्सीन में क्या है, टाइफाइड का जो साल्मोनेला टाइफी है उसको ही ऐसा कर दिया है, या तो उसको हीट से खत्म कर देते हैं, या फिर उसको इतना वो कर देते हैं कि वो बॉडी के अंदर जाके इम्यून सेल्स के, इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं उनको तो वो ट्रिगर कर सकता है लेकिन डिजीज कॉज नहीं कर सकता। तो अब जब तुमने उसको वैक्सीन का लगवा ली, वैक्सीन में इंजेक्शन ही होता है और इंजेक्शन में क्या भरे होते हैं, वही हीट किल्ड जर्म्स, या फिर उनको ऐसा कर दिया जाता है कि एटीन्यूएटेड कर दिया जाता है कि वो डिजीज कॉज नहीं करेंगे लेकिन हाँ हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट जरूर कर देंगे। तो जब तुमने वैक्सीन लगवा ली तो तुम्हारी बॉडी को लगा कि तुम्हारे ऊपर अटैक हो गया है साल्मोनेला टाइफी का, तो वो उसको रिकॉग्नाइज करके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज वगैरह बनानी शुरू करेगी। बाकी सारा प्रोसीजर बॉडी के अंदर वही होएगा, एंटीबॉडीज तुम्हारे अपने सेल्स बनाएंगे, कुछ एंटीबॉडीज उनको हीट किल्ड वालों को ही बॉडी से खत्म कर देंगी और बाकी एंटीबॉडीज जो होंगी बॉडी के अंदर स्टोर रहेंगी। ठीक है, देखो अब क्या हुआ, सच में तो अटैक नहीं हुआ हमारे पास हमारी बॉडी के ऊपर, फिर भी हमारी बॉडी के सेल्स खुद एक्टिवली इन्वॉल्व थे और उन्होंने क्या बना दिया, एंटीबॉडीज बना के हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती। तो उसको हम किसका नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो इसमें हम क्या एग्जांपल देंगे कि जब हम वैक्सीन लगवा लेते हैं, अपने आप को वैक्सीनेट करवा लेते हैं, तो उससे जो इम्यूनिटी आती है उसको हम कहेंगे आर्टिफिशियल नेचुरल इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल नेचुरल इम्यूनिटी। देन कम्स द पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में हमारी बॉडी के अपने सेल्स कोई रोल प्ले नहीं करते, जो बॉडी के अपने ओन सेल्स होते हैं दे आर नॉट इन्वॉल्व। ठीक है, ये इन्वॉल्व नहीं होते। तो हम रेडीमेड जो है एंटीबॉडीज या फिर बनी बनाई इम्यूनिटी है वो कहीं से ले लेते हैं, उसको हम कहेंगे पैसिव इम्यूनिटी। इसमें भी हमारे पास आगे दो आएंगी, एक आएगी हमारे पास नेचुरल और एक हमारे पास आएगी आर्टिफिशियल। ठीक है, पहले नेचुरल की बात करते हैं। अभी अभी एक मदर को बच्चा जो है, शी गेव बर्थ टू अ चाइल्ड, ठीक है, तो जो बच्चा है वो मदर का दूध पी रहा है। तो मदर का जो दूध होता है उसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, पहले मिल्क को, दैट इज लोडेड विद आईजीए, एंटीबॉडी ए के साथ लोडेड होता है। तो जब बच्चा दूध पी रहा है वो तो अपनी भूख मिटाने के लिए दूध पी रहा है, लेकिन साथ में उसके क्या जा रही है, आईजीए, दैट इज द एंटीबॉडी जो मदर ने बनाई थी। बच्चे की बॉडी के सेल ने कोई काम नहीं किया लेकिन फिर भी बच्चे को इम्यूनिटी मिल रही है, तो उसको हम नाम देंगे किसका, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का, जो नेचुरल तरीके से, क्योंकि उसने तो दूध पीना ही पीना है ना, क्योंकि वही उसको सरवाइव करवा सकता है। और दूसरी चीज देखो, क्या है कि जब बच्चा मदर के बॉम्ब के अंदर होता है तो वो प्लेसेंटल बैरियर जो है वो प्रेजेंट होता है, और जो प्लेसेंटा के थ्रू एंटीबॉडी क्रॉस करके चली जाती है बच्चे के अंदर, तो वो भी मदर बनाती है और बच्चे को बनी बनाई एंटीबॉडी मिल जाती है, जो बच्चे को क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ऐसी बनी बनाई एंटीबॉडी जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करती है, दैट इज द आईजीजी। ठीक है, तो आईजीए और आईजीजी जो है वो मदर बना के बच्चे के पास जाती है एंटीबॉडी, और उसको क्या मिलती है, दैट इज द नेचुरल बट पैसिव इम्यूनिटी। उसको क्या बोलेंगे हम, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का नाम देंगे। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का। ठीक है,
तो नेचुरल में हम एक तो मदर के मिल्क के थ्रू जाएगी IgA, और जो है हमारा ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके जाएगी IgG। ठीक है, IG होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडीज के लिए हम नाम यूज करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी की। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में देखो क्या होएगा, जब कभी हमारे कोई चोट लगती है ना, खास करके अगर उसमें कुछ लोहा वगैरह इन्वॉल्व होता है, तो हम कहते हैं कि एक टेटनस का इंजेक्शन लगवा लेते हैं, है ना, यही कहा जाता है कि टेटनस का इंजेक्शन लगवा लेते हैं। तो क्या हमारी बॉडी जो है टेटनस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बना सकती? तो उसमें क्या है, देखो जो ये है हमारी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है, उसको हम कैसे बनाते हैं, जैसे एक हमारे पास वो है घोड़ा है, ठीक है, हमने क्या किया, घोड़े को टेटनस का टॉक्सॉइड दे दिया। अब टॉक्सॉइड क्या है, टेटनस के टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करके उसकी बॉडी में डालना है। टेटनस का जो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई है वो हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद टॉक्सिन रिलीज करता है। वो टॉक्सिन जो है हमारी बॉडी के अंदर जहर फैला देता है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है इंसान की। बहुत खतरनाक बैक्टीरिया है ये क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई। तो अब जो टेटनस वाला है, इसमें क्या है कि जैसे घोड़ा है, हमने क्या किया, उसका जो टॉक्सिन है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। न्यूट्रलाइज्ड टॉक्सिन को टॉक्सॉइड का नाम देते हैं। ये भी एक तरीके की वैक्सीन होती है, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वैक्सीन। तो हमने उस घोड़े को वो वैक्सीन दे दी, घोड़े को डिजीज नहीं होएगा, ठीक है, लेकिन घोड़े की बॉडी जो है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनानी शुरू कर देगी। तो जब एंटीबॉडीज बनानी शुरू करेगी, हम उसको कट लगाएंगे तो वो ब्लीड करेगा। तो जब वो ब्लीड करेगा तो उसमें से जो ब्लड निकलेगा उसमें से हम एंटी सीरा को अलग कर लेंगे। तो जो हम एंटी सीरा अलग करेंगे उसके अंदर एंटीबॉडीज होंगी, और जो हम लगवाएंगे दैट इज द ATS, एंटी टेटनस सीरम। ठीक है, उसको हम एंटी टेटनस सीरम का नाम देते हैं ATS। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास अवेलेबल होता है एंटी गैंग्रीन सीरम, ऐसे ही हमारे पास है एंटी डिप्थीरिया सीरम। तो ये सीरम्स जो है वो ऐसे ही बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या है कि हमने बनी बनाई इम्यूनिटी, जो एंटीबॉडीज थी वो किसी और बॉडी ने बनाई, लेकिन उसका इंजेक्शन हमने अपनी बॉडी में लगवा लिया और हमने अपने आप को इम्यूनिटी दे दी। तो दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। देखो एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है उसको आने में टाइम लगता है। एक्टिव इम्यूनिटी हमेशा टाइम लगाती है, क्योंकि पहले सेल्स की एक्टिवेशन होएगी, फिर सेल डिवाइड करेगा, प्रोलिफरेट करेगा। ठीक है, क्लियर। तो एक्टिव इम्यूनिटी को हमेशा टाइम लगता है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, हमेशा लंबे समय तक रहती है, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। और जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो जो है एकदम से इफेक्ट शो करती है, टाइम नहीं लगता उसको, इमीडिएट इफेक्ट शो करती है, और लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। जब तक ये हम एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी के अंदर आई हैं वो जब तक रहेंगी तब तक वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, अदरवाइज जब वो खत्म हो जाती हैं तो इम्यूनिटी भी खत्म हो जाती है। और तीसरी चीज, इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, इसके जो है साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, इसीलिए एंटीबॉडी जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू द पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, मुस्कान यू वांट टू आस्क समथिंग? यस मैम। मैम फिर जो हम टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं उसमें ATS होता है? जो हम टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं उसमें ATS, उसमें जो है उसमें वैसे तो अगर डॉक्टर से पूछे हम तो वो तो ये कहते हैं कि हम टॉक्सॉइड देते हैं टेटनस का, मतलब टॉक्सॉइड देते हैं, लेकिन ATS जो है वो इंजरी के टाइम पे दिया जाता है पेशेंट्स को। जब इंजरी हो जाती है ना तब हम पैसिव इम्यूनिटी देते हैं, कि अगर इंजरी के टाइम पे कोई ना कोई वो चला गया हो जो है तुम्हारा बैक्टीरिया, तो इन्फेक्शन हो सकती है। ठीक है, वैसे जो हम लगवाते हैं नॉर्मल, दैट इज टॉक्सॉइड इज गिवन टू अस, लेकिन जब अगर किसी को बहुत सीवियर इंजरी हुई है और चांसेस हैं कि उसको इन्फेक्शन हो सकती है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई की, तो उस टाइम पे हम ATS का इंजेक्शन लगवाते हैं, दैट इज एंटी टेटनस सीरम।
ठीक है। जो कैसे तैयार किया जाता है, जो हॉर्सेस वगैरह है उसको टॉक्सॉइड देके उसका जो बॉडी है उसके अंदर बननी शुरू हो जाएंगी एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज जब बनेंगी तो हम घोड़े को ब्लीड करवाएंगे, और ब्लीड करवा के उसमें से जो सीरा है वो निकाल लेंगे, और उस सीरा को हम एटीएस के नाम से वो करते हैं। ठीक है। यस मैम। ये बेटा बेसिकली जो एटीएस वगैरह है ये तब दिया जाता है जब बहुत ज्यादा स्वेयर इंजरी हो जाती है। ठीक है, मतलब इंसान को बचाना होता है और हमारे पास टाइम नहीं होता कि वो एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप कर ले, तो उस केस में हम उसको एटीएस देते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये एटीएस जो होता है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू दैट टॉक्सॉइड का जो है इंजेक्शन, उसके कंपेरेटिवली एटीएस इज वेरी कॉस्टली। ओके, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? ये चीजें ना तुम जो है साथ में नोट कर लेना, क्योंकि ये अभी स्लाइड मैंने तैयार नहीं की, तो स्लाइड करा डाल के बीच में हम फिर मैं तुम्हें ये पीडीएफ भेजूंगी। तो एक बार एक्वायर्ड इम्यूनिटी के ऊपर नजर मारते हैं, जो जो हमने लिखा हुआ है। इम्यूनिटी और अकरेंस ऑफ रेजिस्टेंस टू डिजीजेस विच डेवलप in the lifetime of an individual by obtaining or producing antibodies and cells against specific disease during one's lifetime. It is pathogen specific, characterized by memory and discrimination between self and non-self. ये तो मैंने तुम्हें characters बता ही दिए थे, है ना? Memory, self versus non-self, specificity and diversity. ठीक है, ये 4 characters थे हमारी acquired immunity के। तो उसके बाद acquired immunity जो है, इसमें एक चीज हमने की थी, दैट इज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेस्पॉन्स। ये मैंने तुम्हें बताया था। प्राइमरी रेस्पॉन्स क्या होता है, जब पहली बार वो एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो एंटीजन जो है जब जाएगा तो सेल्स को एक्टिवेट होने में टाइम लगता है। ठीक है, तो जब सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, जैसे सपोज करो बी सेल्स एक्टिवेट हो गए, तो वो बी प्लाज्मा और बी मेमोरी में डिवाइड होंगे। बी प्लाज्मा जो है उनका लाइफ स्पैन कम होता है, लेकिन वो मिलियंस ऑफ एंटीबॉडीज बना देते हैं अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एंटीजन जो कि हमारी बॉडी में रहती है। लेकिन अगर वही एंटीजन थोड़ी देर के बाद फिर से बॉडी के ऊपर अटैक करने आ जाए, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी रेस्पॉन्स। सेकेंडरी रेस्पॉन्स में अब बी सेल की एक्टिवेशन की जरूरत नहीं है, रादर जो बी मेमोरी सेल्स बने होते हैं वही आगे डिवाइड करके मोर एंड मोर बी प्लाज्मा एंड मोर बी मेमोरी सेल्स बनाते हैं। बी प्लाज्मा और एंटीबॉडीज बनाएगा, और जो बी मेमोरी है वो फिर से उसको याद रखेगा। और दूसरा इसमें क्या है कि जो प्राइमरी रेस्पॉन्स होता है उसको टाइम लगता है और वो लो इंटेंसिटी का होता है, लेकिन जो सेकेंडरी रेस्पॉन्स होता है उसको कम टाइम लगता है और उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, और जो प्राइमरी रेस्पॉन्स होता है उसमें हमारे पास जो है बनती है आईजीजी, और जो सेकेंडरी है उसमें बनती है हमारे पास आईजीएम। ठीक है, क्लियर? ये एंटीबॉडीज हम अभी करते हैं। पहले इतना देखो तुम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स देखो ध्यान से, अपनी स्क्रीन के ऊपर देखो। पहला रेस्पॉन्स देखो ध्यान से, बी सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, एक्टिवेट होने के बाद बी प्लाज्मा एंड बी मेमोरी बन रहे हैं, लॉन्ग लिव्ड प्लाज्मा सेल्स बी मेमोरी सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, बन गए, एंटीबॉडीज बननी शुरू हो गई। तो थोड़े से बने थे, अब देखो दोबारा रिपीट इन्फेक्शन हो गई। अब प्लाज्मा सेल्स का नंबर देखो कितना ज्यादा है, पहले रेस्पॉन्स देखो कितना कम था, अब रेस्पॉन्स देखो कितना ज्यादा है। ठीक है, और लॉन्ग लिव्ड प्लाज्मा सेल्स बने और मेमोरी सेल्स बन गए, तो मोर एंड मोर बी प्लाज्मा बन गए, मोर एंड मोर बी मेमोरी बन गए, तो रेस्पॉन्स जो है वो उसको हम नाम देते हैं एनामनेस्टिक रेस्पॉन्स का। ठीक है, our body when it encounters a pathogen for the first time produces a response called primary response, which is of low intensity. Subsequent encounter with the same antigen elicits a highly intensified secondary or anamnestic response. This is ascribed to the fact that our body appears to have memory of the first encounter, क्योंकि उसको याद होता है कि इसने मेरे ऊपर पहले भी अटैक किया। देखो कई बार एक हमारी बुक के अंदर क्वेश्चन भी है कि जब बच्चों को हम वैक्सीन लगवाते हैं तो डॉक्टर कई बार कहता है कि अब इस वैक्सीन की इतनी देर के बाद बूस्टर डोज लगेगी।
तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट बूस्टर डोज? तो वो बूस्टर डोज का मतलब भी यही है कि आज जो हमने लगाई है वैक्सीन, वो हमारी बॉडी के अंदर प्राइमरी रेस्पॉन्स शो करेगी। मतलब बी प्लाज्मा, बी मेमोरी सेल्स ये बनेंगे, एंटीबॉडीज बनेगी, लेकिन उनकी अमाउंट काफी कम होगी। लेकिन जब वो 1-1.5 महीने के बाद उसी की बूस्टर डोज देता है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, उसी के डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस, मतलब जो है हमने वैक्सीन तैयार की है जिसमें हमने पैथोजेंस को ऐसे करके डाला है कि वो डिजीज कॉज नहीं कर सकते, लेकिन हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स को वो क्या कर सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब वो बूस्टर डोज हमें कहता है तो उसका मतलब क्या है कि अब हमारी बॉडी को लगेगा कि सेम एंटीजन ने दोबारा मेरे ऊपर अटैक किया है। तो क्या होएगा, बी मेमोरी सेल्स ही डिवाइड करके मोर एंड मोर बी प्लाज्मा बनाएंगे, मोर एंड मोर बी मेमोरी बनाएंगे, बी प्लाज्मा और एंटीबॉडीज बनाएगा, और जो बी मेमोरी है वो उसको याद रखेगा। तो वो जो रेस्पॉन्स है और इंटेंसिफाई होके आएगा, और एंटीबॉडीज बन जाएंगी, और एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएंगी। तो अगर वो सच में एंटीजन आके अटैक कर देता है, मतलब पूरा जो है एक्टिव एंटीजन आके अटैक कर देता है, तो बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा एंटीबॉडीज बनी पड़ी होंगी ड्यू टू दैट बूस्टर रेस्पॉन्स कि वो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा, रादर पहले ही हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या होएगी, इम्यून होएगी। ठीक है जी, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी। नहीं है दिक्कत तो थम्स अप करो। मैम एक्सप्लेन कर दो प्लीज। अस्मिता, बेटा मैंने बताया एक होता है प्राइमरी रेस्पॉन्स, एक होता है सेकेंडरी रेस्पॉन्स। अस्मिता तुम अभी कनेक्ट हुए हो या पहले भी थे क्लास में? अभी आई मैम फिर से। क्यों डिस्कनेक्ट हो गया था? टेस्ट था। टेस्ट था किस चीज का? बायो का ही था। कहाँ पे? मैम स्कूल से। तो स्कूल में बायो का कौन सा चैप्टर चल रहा है आप लोगों का? मैम जेनेटिक्स। जेनेटिक्स। और आपका सेकंड चैप्टर, सेकंड मैम। सेकंड, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस वाला? नहीं, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला। अच्छा अच्छा, वो तो तुम्हें आता है अब। यस। कौन ले रहा है क्लास? शोमन मैम। ऑनलाइन लेते हैं वो भी, जूम पे? नहीं मैम, वो गूगल मीट पे लेते हैं। अच्छा अच्छा ठीक। अच्छा चलिए देखिए, तो एक हमारे पास है प्राइमरी रेस्पॉन्स, एक है सेकेंडरी रेस्पॉन्स। ये आया एंटीजन, एंटीजन आ गया, इसने आके इसको मैक्रोफेजेस ने पहले पहचान लिया। ठीक है, तो बी सेल एक्टिवेट हो गया, बी सेल डिवाइड करके बी प्लाज्मा बनाएगा और बी मेमोरी बनाएगा। ठीक है, बी प्लाज्मा बनाएगा और बी मेमोरी बनाएगा। बी प्लाज्मा का लाइफ स्पैन बहुत कम, लेकिन जितनी देर तक रहेंगे दे विल सिंथेसाइज मिलियंस ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एंटीजन। बी मेमोरी इसको याद रखेगा कि इसने मेरे ऊपर पहले भी अटैक किया। अब देखो क्या होएगा, सेकेंडरी एनकाउंटर, सेकेंडरी रेस्पॉन्स। सेकेंडरी रेस्पॉन्स में यही वाला एंटीजन दोबारा आके अटैक करता है, तो अब ये सारा कुछ नहीं होएगा, बी मेमोरी ही यहीं से डिवाइड करके दे विल फॉर्म मोर एंड मोर बी प्लाज्मा एंड मोर बी मेमोरी सेल्स बनाएगा। अब ये प्लाज्मा और ज्यादा एंटीबॉडीज बनाएगा, बहुत ज्यादा बनाएगा, तो इतनी एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएंगी कि अगर सच में वो आके अटैक करता है तो उसको बॉडी से वो बाहर भगा देगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी बॉडी इम्यून हो चुकी है। दिस इज सेकेंडरी रेस्पॉन्स। तो जो प्राइमरी रेस्पॉन्स है उसको आने में टाइम लगता है और वो लो इंटेंसिटी का होता है। सेकेंडरी रेस्पॉन्स जो होता है कब आता है? पहली चीज, एनकाउंटर विद द सेम एंटीजन, सेकेंड एनकाउंटर विद द सेम एंटीजन, तब आएगा सेकेंडरी। सेकेंडरी की इंटेंसिटी होती है ज्यादा और सेकेंडरी को आने में कम टाइम लगता है एज कंपेयर टू फर्स्ट वन।
ठीक है, इसीलिए मैंने तुम्हें कहा कि जब कोई भी हम बच्चे को वैक्सीन लगवाते हैं तो डॉक्टर उसकी एक बूस्टर डोज भी लगवाता है अगर रिक्वायर्ड होती है। तो बूस्टर डोज का मतलब है कि बॉडी को लगे कि सेकेंड एनकाउंटर विद द सेम एंटीजन हो गया तो वो और ज्यादा ढेर सारी एंटीबॉडीज बना के रख ले। तो बच्चे की बॉडी के अंदर इतनी एंटीबॉडीज बन जाती हैं कि बच्चे को अगर सच में डिजीज कॉजिंग पैथोजन उसके ऊपर अटैक करता है तो वो जो है उसको बॉडी से क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, ओके जी, ठीक है अस्मिता। यस मैम। एनी अदर क्वेश्चन, किसी ने कुछ और पूछना हो तो देखिए लास्ट क्लास में हमने ये किया था थोड़ा सा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्सेज आर कैरीड आउट विद, वैसे ये जरूरत नहीं है हमें जो मैं अभी तुम्हें बता रही हूँ, बट फिर भी स्टिल एक स्लाइड डाली हुई है तो हम देख लेते हैं। देखो, primary and secondary immune responses are carried out with the help of two special type of lymphocytes present in our body, B and T lymphocytes. B lymphocytes produce an army or proteins, ये मैंने तुम्हें बता दिया, army of proteins मतलब antibodies in response to pathogen in our blood to fight with them. These proteins are called antibodies. The T cells themselves do not secrete antibodies but help B cells, जो T helper हैं वो क्या करते हैं, B cells की help प्रोड्यूस करते हैं to produce antibodies, और खुद वो कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाते। मैंने तुम्हें बताया था ना लास्ट क्लास में ये चीजें कि देखो जो तुम्हारे T cells हैं, इधर देखो एक बार रिकैप्चुलेट करा देती हूँ। ये टी सेल जब एक्टिवेट होता है तो ये 4 में डिवाइड होता है। पहला है टी किलर। टी किलर क्या करेगा, जो आया हुआ एंटीजन है जहां उसने आके किसी सेल को इन्फेक्शन की है उसको चारों तरफ से घेर के परफोरिन्स, पोर फॉर्मिंग कंपाउंड सिक्रीट करके उसके अंदर पोर्स क्रिएट करके उसको क्या कर देगा, वो खत्म कर देगा। इसीलिए इसका नाम है टी साइटोटॉक्सिक या फिर टी किलर सेल्स। और फिर थे टी हेल्पर, इनका नंबर बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, टी किलर टी हेल्पर सबसे ज्यादा इन्हीं का नंबर होता है, टी हेल्पर का। और इन्होंने बी सेल्स की हेल्प करनी है इन सिक्रीटिंग मोर एंड मोर एंटीबॉडीज, और इन्होंने टी किलर सेल की हेल्प करनी है इन किलिंग मोर एंड मोर इन्फेक्शियस सेल्स। ठीक है, देन थर्ड हमारे पास थे टी सप्रेसर। अगर इन केस किसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया है या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुई है तो उस केस में हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्ट ना करे तो हमारे पास कौन हेल्प करता है, टी सप्रेसर टू सप्रेस द इम्यून सिस्टम। देन टी मेमोरी, मेमोरी का वही काम है कि ये याद रखेंगे किसको, कि इस एंटीजन को कि इसने मेरे ऊपर पहले भी अटैक किया है और इसके अगेंस्ट मैंने बी सेल्स को बोला था एंटीबॉडीज बनाने के लिए और वो एंटीबॉडीज मेरी बॉडी में तैयार पड़ी है। तो यही बताया है कि टी साइटोटॉक्सिक सेल्स क्या करेंगे, दे विल किल द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, और जो टी हेल्पर हैं दे विल हेल्प साइटोटॉक्सिक सेल्स एंड बी सेल्स इन देयर इम्यून फंक्शंस, एंड जो बी सेल्स हैं वो क्या बनाते हैं, हमारे एंटीबॉडीज बनाते हैं। ओके जी, देन उसके बाद हम करते हैं आज एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। फिर हम एंटीबॉडीज के बारे में करेंगे। ठीक है, तो देखिए एंटीबॉडी स्ट्रक्चर करते हैं आज हम। एंटीबॉडी बेसिकली इम्यूनोग्लोबुलिन है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स मतलब प्रोटीन्स होते हैं, बेसिकली दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, तभी लिखा है आर्मी ऑफ प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन्स कब सिंथेसाइज होते हैं, दे आर सिंथेसाइज्ड इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन, और इनको कौन सिंथेसाइज करता है, बी सेल सिंथेसाइज करते हैं इन एंटीबॉडीज को। तो अगर तुम एक एंटीबॉडी देखोगे तो एक एंटीबॉडी जो है बेसिकली प्रोटीन्स की बनी हुई है, तो उसके पास दो चेन्स होती हैं। इट इज अ टिपिकल वाई शेप स्ट्रक्चर होता है, इसकी वाई शेप मॉलिक्यूल जैसा स्ट्रक्चर होता है और इसके पास दो चेन्स होती हैं। कौन सी दो चेन्स, हैवी होती हैं और दो चेन्स लाइट होती हैं।
इसीलिए हम इसको H2L2 से इंडिकेट करते हैं। H2 इंडिकेट्स हैवी चेन एंड L2 इंडिकेट्स द लाइट चेन। हैवी चेन को हैवी इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट कंटेन्स मोर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, और लाइट चेन को लाइट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट कंटेन्स लेस नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो देखो ऐसे है इसका स्ट्रक्चर। तो ये मैंने जो ब्लैक से बनाई है, these are the heavy chains, ये दोनों heavy chains because it contains more number of amino acids। अब जो मैं रेड से बनाऊंगी they are the light chains। ये है लाइट चेन्स बिकॉज इसके पास लेस नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, दीज आर द लाइट। ठीक है, तो देखो ध्यान से, पहले तो हैवी और लाइट को आपस में लिंक करती है डाइसल्फाइड लिंकेज। कौन सी लिंकेज? डाइसल्फाइड। ऐसे है, ये एस लिखा हुआ तुम्हें दिखाई नहीं देगा क्योंकि बीच में जगह कम है। ठीक है, और हैवी को भी लिंक करेगी डाइसल्फाइड लिंकेज, हैवी और लाइट को भी लिंक करेगी, लाइट और लाइट को भी करेगी, हैवी और हैवी को भी करेगी। तो ये सारी क्या है? डाइसल्फाइड लिंकेजेस ऊपर प्रेजेंट हैं जो येलो डॉट डॉट से दिखाई हुई। ठीक है, देन अगली चीज देखो, जो तुम्हारे पास हैवी चेन है और लाइट चेन है, इनके दो रीजन्स हैं। ये जो मैं बना रही हूँ दिस इज द वेरिएबल रीजन ऑफ द हैवी चेन। बाकी जिसमें मैंने लाइंस नहीं लगाई दिस इज द कांस्टेंट रीजन ऑफ द हैवी चेन। सिमिलरली दिस इज द वेरिएबल पार्ट ऑफ द हैवी चेन और दिस इज द कांस्टेंट पार्ट ऑफ द हैवी चेन। देन उसके बाद दिस इज द हैवी पोर्शन, दिस इज द वेरिएबल पोर्शन ऑफ द लाइट चेन and this is the constant portion of the light chain. Again this is the variable portion of the light chain और नीचे हमारे पास constant portion of the light chain है। अब इसका मतलब क्या है वेरिएबल एंड कांस्टेंट का? जो वेरिएबल पार्ट है इसको वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हर एक एंटीबॉडी के अंदर वेरी करता है, इसीलिए हर एक एंटीबॉडी का जो रिएक्शन है वो हर एक डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन कांस्टेंट पोर्शन सारी एंटीबॉडीज के अंदर सेम होंगे। ठीक है, और जो वेरिएबल पोर्शन है उधर हमें मिलेगा अमाइनो ग्रुप और जो कांस्टेंट पोर्शन है उधर हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये और याद रखना है कि जो एंटीबॉडी एंटीजन बाइंडिंग साइट है जहां पे आके एंटीजन बाइंड करेगा वो कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन द वेरिएबल पोर्शन ऑफ द हैवी एंड द लाइट चेन। ये जो मैंने गोल सा बनाया है दिस इज ये बीच वाला, दिस वन, ये जो है हमारे पास दिस इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट। यहाँ पे आके एंटीजन बाइंड करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसको वेरिएबल पार्ट में क्यों बनाया है? क्योंकि हर एक एंटीबॉडी के अंदर ये पार्ट वेरी करेगा और हर एक आने वाला एंटीजन विल बी डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन, इसीलिए ये पोर्शन वेरिएबल है और यहीं पे आके एंटीबॉडी बाइंड करेगी, एंटीजन बाइंड करेगा, सॉरी। तो दूसरा क्वेश्चन वो क्या पूछता है कि एंटीजन बाइंडिंग साइट कहाँ पे प्रेजेंट है? कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन द वेरिएबल पोर्शन ऑफ वन हैवी चेन एंड वन लाइट चेन। और तीसरी चीज क्या पूछेगा वो एग्जामिनर कि जो हमारे पास एक एंटीबॉडी है उसके पास कितनी एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होंगी? एक इधर हो गई और दूसरी किधर होगी प्रेजेंट? इधर की साइड। तो एक एंटीबॉडी के पास दो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं। एंटीबॉडी मतलब वाई शेप्ड स्ट्रक्चर जो है उसके पास दो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं। तो ये हमारे पास हो गई एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, ABS लिख रही हूँ। दिस इज द हैवी चेन, ये हमारे पास हैवी चेन है
and this is the light chain. This is the variable portion of light chain, constant portion of light chain, variable portion of heavy chain, constant portion of heavy chain. Between one heavy and light is present the, क्या प्रेजेंट है बीच में हमारे, एंटीजन बाइंडिंग साइट, जहां पे आके एंटीजन बाइंड करता है। ठीक है, फिर जहां से ये वाई शेप स्ट्रक्चर ऐसे मुड़ता है, दिस पोर्शन, स्क्रीन के ऊपर देखो, दिस, यहाँ पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है और इसको हम हिंज रीजन का नाम देते हैं। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज हिंज पोर्शन। अब देखो, इस एंटीबॉडी को पेपेन एंजाइम में डाल दो तो तुम क्या देखोगे कि इसके दो हिस्से हो जाएंगे। ऊपर वाला जो हिस्सा है ये वाला, इसको हम नाम देंगे FAB का। इट इज कॉल्ड FAB, मीन्स फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग। वो फ्रेगमेंट जिसके साथ कौन बाइंड करेगा, आके एंटीजन बाइंड करेगा। और ये वाली जो है नीचे वाली, इसको हम नाम देंगे FC। FC का मतलब है फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल, क्योंकि ये वो फ्रेगमेंट है जो क्या कर जाएगी, क्रिस्टलाइज कर जाएगी। ठीक है, तो एंटीबॉडी के पास दो चेन्स, दो हैवी एंड दो लाइट, और इस हैवी और लाइट चेन के बीच में एक तुम्हें मिलेगा वेरिएबल पोर्शन, एक कांस्टेंट, और जिधर दोनों का वेरिएबल पोर्शन है वहां पे क्या मिलेगी, एंटीजन बाइंडिंग साइट, जहां पे आके एंटीजन बाइंड करेगा। तो पहला क्वेश्चन, एंटीजन बाइंडिंग साइट में क्या, कहाँ होती है, बिटवीन वन हैवी एंड वन लाइट चेन के वेरिएबल पोर्शन में। एक वाई शेप्ड मॉलिक्यूल के पास दो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं। और तीसरी चीज क्या याद रखनी है तुमने, कि एंटीजन बाइंडिंग साइट वेरिएबल पोर्शन की तरफ होती है, क्योंकि आ रहा एंटीजन हमेशा डिफरेंट होएगा और जो एंटीबॉडी उसके लिए एक्ट करेगी वो भी हमेशा तकरीबन डिफरेंट होती है। ठीक है, तो हम इसको इंडिकेट करते हैं बाय H2L2, दैट इज दो हैवी चेन्स हैं, दो लाइट चेन्स हैं। ठीक है, देखो, ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज polypeptide chains, two small called light chains, two longer called heavy chains, hence an antibody is represented as H2L2. Variable portion called V region or antigen binding fragment, FAB, FAB. Remainder portion is constant or crystalline fragment, FC. It determines binding to the complements and other biological immune cells. ठीक है, तो बाइंडिंग कौन करेगा एंटीजन के साथ, जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है। ठीक है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड हिंज पोर्शन। यहाँ पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट होएगी। जब पेपेन एंजाइम में डालेंगे तो दिस इज द FAB, फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, एंड दिस इज द FC, फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी। अब हमारे पास 5 तरह की एंटीबॉडीज हैं, IgA, IgG, IgD, IgE एंड IgM। तो ये सारी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इतना तुम्हें क्लियर है सबको जो आज किया? एंटीबॉडी स्ट्रक्चर जो है उसको ध्यान से करना और ध्यान से पढ़ना। ठीक है, क्लियर? तो इतना आप लोगों को क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। ओके, ठीक है, एंटीबॉडी स्ट्रक्चर आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आती है तो यू कैन मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, रेस्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. ओके बच्चों, ओके, बाय बाय।